students, how are you? Welcome to FST की पाठशाला. Today we discuss chapter 1 class 10th history part 5. First we cover today unification of England, after that Balkan region and allegory. Yesterday we discussed unification of Italy, unification of Germany. An important point, unification of England. यूनिफिकेशन, इंग्लैंड का यूनिफिकेशन यानी कि इंग्लैंड जो था एक नेशन स्टेट कैसे बना. एक चीज और जानते हैं हम लोग, एक जानते हैं कि इंग्लैंड के पास बहुत सारे कॉलोनियल कंट्री थे, वो बहुत सारे कंट्री पे रूल करता था. बट 18th सेंचुरी, अगर हम लोग 18th सेंचुरी तक टारगेट करते हैं तो 18th सेंचुरी तक इंग्लैंड एक नेशन स्टेट नहीं था. ठीक है, तो इसके भी कुछ प्रोसेस रहे हैं, जैसे कि यूनिफिकेशन हम लोग जर्मनी के देखे हैं, इटली के देखे, वैसे इसके भी थे. लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस. टाइम ड्यूरेशन आपको याद करना पड़ेगा तीनों का. जर्मनी का 1866 टू 1871 था, इटली का 1859 टू 1870 था. उस तरह से इंग्लैंड का जो है एक पार्टिकुलर ड्यूरेशन नहीं रहा है, इसका 100 ईयर से भी ज्यादा एक्सटेंड हुआ है यूनिफिकेशन. ठीक है, सो डिस्कस करेंगे. एक फर्स्ट पॉइंट होगा कि लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस एक कम टाइम में नहीं हुआ है, इसके लिए काफी ज्यादा टाइम लगा. ठीक है, किसके यूनिफिकेशन में? इंग्लैंड के यूनिफिकेशन में. अब एक बात हम पॉइंट आउट करेंगे, इथेनिक. अगर कोई भी कंट्री है, डाइवर्स ग्रुप है, अलग अलग रिलीजन कास्ट के लोग रहते हैं वहां पे, तो इथेनिक कंपोजिशन होता है सोसाइटी की. अलग अलग लैंग्वेज प्रीफर की जाती है, अलग अलग डेलिकेट्स बोले जाते हैं, ट्रेडिशन फेस्टिवल्स अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं. तो इथेनिक ग्रुप था एक पूरा इंग्लैंड आपका. ऑल द इथेनिक ग्रुप हैड देयर ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन. जितने भी इथेनिक ग्रुप्स थे, चाहे वो अलग रिलीजन हो, ठीक है, कास्ट हो, लैंग्वेज के बेस पे हो, इनके अपने अपने कल्चर थे, इनके अपने अपने पॉलिटिकल ट्रेडिशन थे. मीन्स ये टोटली डिफरेंट थे. डाइवर्सिटी पूरे इंग्लैंड में थी उस टाइम तक. इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रू इन वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर. अगर प्रीवियस टू यूनिफिकेशन से कंपेयर करते ही जानेंगे हम लोग. ठीक है, और प्रीवियस टू यूनिफिकेशन देखते हैं तो फर्स्ट क्या था? जर्मनी का यूनिफिकेशन. उसमें प्रशिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, लीडिंग रोल प्ले किया था यूनिफिकेशन में. इटली, सार्डिनिया, पिडमोंट लीडिंग रोल प्ले किया था. सो इंग्लैंड यानी कि ग्रेट ब्रिटेन के यूनिफिकेशन में इंग्लैंड लीडिंग रोल प्ले किया था. ठीक है, और उस टाइम तक इंग्लैंड वेल्थ था, इंपॉर्टेंस और पावर. क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे कॉलोनियल कंट्री थे, वहां पे जाके वो कंट्रोल करता था, वहां के रिसोर्सेज का यूज करता था वो, और इस तरह से इंग्लैंड काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था. English Parliament which had seized power from the monarchy in 1688. मोनार्की क्या होती है आप लोग जानते हो. मोनार्की जहां पे किंग और क्वीन रूल करे वो मोनार्की होते हैं. इंग्लिश पार्लियामेंट जो है वो क्या 1688 में मोनार्की पावर को सीज कर देती है. आज भी इंग्लैंड में मोनार्की प्लस कंस्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है. मीन्स हाफ वहां के एम्परेस को रहता है पावर, और हाफ वहां की जो कंस्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनको पावर रहता है. तो 1688 में जब पावर सीज कर देती है मोनार्की की, कौन? इंग्लिश पार्लियामेंट. सो उसके बाद क्या होता है? आउट रवन प्रोसेस होता है. डिफरेंट जो उसके टेरिटरी थे उसको यूनिफाइड करने की कोशिश करते हैं. द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन. पहले हम लोग को एक चीज समझना पड़ेगा. एक ग्रेट ब्रिटेन जो है, ठीक है, एक ग्रेट ब्रिटेन क्या है? एक ग्रेट ब्रिटेन जो है ये 4 कंट्री का ग्रुप है. इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड. ये चारों मिलकर के ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म करते हैं. ब्रिटिश हम लोग कहते थे कि हम लोग ब्रिटिश रूल करते थे. ब्रिटिश कहने का मतलब क्या था? ये चारों कंट्री मिलकर के रूल करते थे. ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 1 मार्क क्वेश्चन आता है इसमें कि एक्ट ऑफ यूनियन कब हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में हुआ था. ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन किन 2 कंट्री के बीच में हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन जो था वो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में हुआ था. स्कॉटिश. ठीक है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में कौन सा एक्ट हुआ था? कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी? 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन. और यही ग्रेट ब्रिटेन के फॉर्मेशन में लीडिंग रोल प्ले किया. ठीक है, आयरलैंड डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट. अभी हम लोग 3 पार्ट किए, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड. इंग्लैंड और वेल्स साथ थे. एक्ट ऑफ यूनियन के बाद स्कॉटलैंड को अपने साथ मिला लिया. ठीक है, स्कॉटलैंड को अपने साथ मिलाते हैं तो स्कॉटिश जो लैंग्वेज था, वहां के जो ट्रेडिशन थे, कल्चर थे, सारे को डिस्बैंड कर देते हैं. जो इंग्लिश कल्चर था, ट्रेडिशन था, फेस्टिवल था, ये जो भी मेजर प्रैक्टिसेस थे वो स्कॉटलैंड के ऊपर थोप दिया जाता है कि आपको भी अब यही करना. इस एक्ट ऑफ यूनियन में इंग्लैंड को ज्यादा पावर आ जाता है, स्कॉटलैंड का पावर रिड्यूस हो जाता है.
इंग्लैंड के पार्लियामेंट में मैक्सिमम मेंबर जो थे वो इंग्लैंड के थे, स्कॉटलैंड के रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। ठीक है, अब हम लोग फोकस करेंगे आयरलैंड। जो फोर्थ कंट्री था आयरलैंड, आयरलैंड भी इथेनिक ग्रुप था। आयरलैंड में भी डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रहते थे, जैसे मुस्लिम, शिया और सुन्नी के रूप में डिवाइड रहते हैं। ठीक है, वैसे ही क्रिश्चियनिटी दो पार्ट में डिवाइड रहता है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। ठीक है, आयरलैंड में दोनों ग्रुप लाइज करते थे, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। फोकस करेंगे यहाँ पे हम लोग। इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट्स की संख्या ज्यादा थी, यहाँ पे डोमिनेंस जो क्लास था वो प्रोटेस्टेंट था, जबकि आयरलैंड में कैथोलिक की संख्या ज्यादा थी बट रिच प्रोटेस्टेंट थे। और एक कॉन्फ्लिक्ट होते रहता था दोनों ग्रुप के बीच में, किनके बीच में? प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच में। ठीक है, और इस वॉर में इंग्लैंड ने प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट किया, किसके अगेंस्ट? कैथोलिक के अगेंस्ट। और उनको भी फोर्सफुली एक ट्रीटी साइन करा ली जाती 1801 में, और आयरलैंड को भी फोर्सफुली मिला लिया जाता है, किनके साथ? इंग्लैंड के साथ। इंग्लिश सपोर्ट प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक रिवॉल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस। ठीक है, एक जो अंग्रेज थे वो किसको सपोर्ट करते हैं? अंग्रेज जो है वो प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट कर, आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट करते हैं, और जो वहां के कैथोलिक थे वो रिवॉल्ट कर देते हैं। किनके अगेंस्ट रिवॉल्ट करते हैं? ये ब्रिटिश डोमिनेंस जो था उनके अगेंस्ट, इंग्लैंड के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर देते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन आता, वुल्फ टाउन कौन थे? एक रिवोल्यूशनरीज थे जो कैथोलिक थे, आयरलैंड के एक रिवोल्यूशनरी जो कैथोलिक थे। ठीक है, 1798 में रिवॉल्ट करते हैं, इनके अगेंस्ट? प्रोटेस्टेंट के अगेंस्ट। बाद में इनको हैंग कर दिया जाता, फांसी लटका देते इंग्लैंड वाले। आयरलैंड फोर्सफुली बोला कि इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूके, यूनाइटेड किंगडम, इसी को ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं हम लोग, यूनाइटेड किंगडम 1801। जैसे ही आयरलैंड मिलता है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड साथ थे, आयरलैंड के मिलने के साथ ही यूके बनता है, यूनाइटेड किंगडम बनता है। ठीक है, वुल्फ टाउन इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशनरीज थे, कहां के? तो इंग्लैंड के। ठीक है, आयरलैंड के इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशनरीज थे जो कैथोलिक ग्रुप को बिलोंग करते थे। सो इस पूरे टर्म में हम समझ गए कि इंग्लैंड का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। तो पहले एक्ट ऑफ यूनियन साइन करते हैं, उसके बाद फिर फोर्सफुली आयरलैंड के साथ एक्ट साइन करते हैं, वुल्फ टाउन को हैंग कर देते हैं, प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट करते हैं, और जिसको ये अपने साथ मिलाते थे, तो इंग्लैंड का कल्चर ट्रेडिशन जो था उस कंट्री के ऊपर थोप दिया जाता था। यूके बना तो इसमें लीडिंग रोल कौन प्ले किया? इंग्लैंड। मैक्सिमम मेंबर जो थे पार्लियामेंट में वो इंग्लैंड के थे। रिजल्ट, किसी यूनिफिकेशन का रिजल्ट क्या हुआ? बोला कि लैंग्वेज, नेशनल एंथम, ब्रिटिश फ्लैग जिसको यूनियन जैक कहते हैं हम लोग, जो इंग्लैंड का लैंग्वेज था वो पूरे ब्रिटेन का लैंग्वेज बन जाता है। जो इंग्लैंड का नेशनल एंथम था, गॉड सेव आवर नोबल किंग, वो पूरे यूके का बन जाता है आपका नेशनल एंथम, और ब्रिटिश फ्लैग को यूके का फ्लैग बना दिया जाता है। मींस अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं रही, न तो स्कॉटलैंड की और न ही आयरलैंड, बल्कि एक्टिवली प्रमोटेड। इन सब चीजों को जो इंग्लैंड का था उन्हीं को प्रमोट किया गया, उन्हीं को सामने लाया गया। ठीक है, विजुअलाइजिंग नेशन बोल रहा है कि एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है इस चैप्टर में कि नेशन को, नेशनलिज्म वाली फीलिंग को डेवलप करने के लिए, ठीक है, फीमेल फिगर रखा जाता था जिसको एलोगरी कहा गया। क्वेश्चन आता है कि एलोगरी किस कंट्री से बिलोंग करती है, एलोगरी किस कंट्री से बिलोंग करती है, या कुछ एग्जाम्पल। एलोगरी का मींस क्या होता है? कोई ऐसा सिंबल जिसके बेस पे पूरे कंट्री को यूनिफाइड किया जा सके। अपने कंट्री से हम लोग लेते हैं इसका एग्जाम्पल, भारत माता। भारत माता कोई रियल कैरेक्टर नहीं है, एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, फीमेल फिगर है, जिस बेस पे इंडियन फ्रीडम फाइटर जो थे लोगों को यूनिफाइड करते थे। ये एलोगरी वाला कॉन्सेप्ट जो है यूरोपियन कंट्री भी फॉलो करते थे। मारियाना जो कि एक फेमस क्रिश्चियन फीमेल नेम है, ठीक है, ये फ्रांस की एलोगरी मानी जाती है, जिसमें कि उनके रिप्रेजेंटेशन को दिखाया जाता है कि इस बेस पे हम यूनिफाइड करेंगे पूरे फ्रांस को। ठीक है, पॉपुलर क्रिश्चियन नेम एलोगरी ऑफ फ्रांस। ठीक है, और ये किस चीज को शो करते हैं? लिबर्टी और रिपब्लिक को। ये लिबर्टी और रिपब्लिक को शो करते हैं। जैसे कि एक और पॉइंट तो हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग कोर्ट देखते हैं तो कोर्ट में देखते हैं कि एक लेडीज रहती है, ब्लाइंडेड मींस उनके आंख पे पट्टी बंधा रहता है, उनके हाथ में वेगिंग स्केल रहता है। यानी कि जस्टिस के लिए या एलोगरी में किनको इंपॉर्टेंट रोल दिया गया, किनको सिंबलाइज किया? एलोगरी में फीमेल फिगर को सिंबलाइज किया, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे फेमिनिस्ट मूवमेंट भी हो रहे थे। सो जस्टिस इन जनरली ब्लाइंडेड वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेगिंग स्केल्स। जो वेगिंग स्केल्स कोर्ट में आपको स्टैचू इस तरह का दिखाया जाता है। सो जस्टिस के लिए किनको सिंबलाइज किया गया?
फीमेल फिगर को। मरियाना किस चीज को? तो लिबर्टी और रिपब्लिक को शो करते थे। जैसे मरियाना फ्रांस से बिलोंग करते, फ्रांस की एलोगरी, वैसे जर्मनी की एलोगरी क्या है? जर्मेनिया। ठीक है। बिकम द एलोगरी ऑफ जर्मन नेशन, बोला कि जर्मेनिया जो है वो जर्मनी का एलोगरी है। जो ओक लीव्स की एक क्राउन पहनी रहती है, एक मुकुट पहनी रहती है ओक लीव्स की, और ओक को किस चीज के लिए सिंबलाइज किया जाता है जर्मनी में? ओक को सिंबलाइज किया जाता है हीरोइज्म के लिए, स्पेशल वर्क के लिए, ब्रेवरी के लिए। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल आपको आ सकता है क्वेश्चन की, गिव फ्यू एग्जाम्पल ऑफ एलोगरी। सो ब्रोकन चेन आपका हो गया, ब्रोकन चेन भी एलोगरी का रोल प्ले करता है। ठीक है। स्वॉर्ड तलवार, ओलिव ब्रांचेस, रेज ऑफ राइजिंग सन, मरियाना, जर्मेनिया, ये सब क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट एलोगरी। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म तो अभी देख रहे हैं कि नेशनल स्टेट बनने के फॉर्म में जो आपका प्रोसेस होता है उसको नेशनलिज्म कहेंगे। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है कि कोई पावरफुल कंट्री अगर किसी कंट्री पे कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, तो जिस कंट्री पे वो कंट्रोल कर रहा है उसका क्लोनिकल कंट्री हुआ, और क्लोनिकल कंट्री के लिए सामने वाला कंट्री क्या? इंपीरियल कंट्री हुआ। जैसे कि इंग्लैंड इंडिया पे कंट्रोल करता था, तो इंग्लैंड के लिए इंडिया जो है क्लोनिकल कंट्री है। ठीक है। वहीं इंडिया के लिए इंग्लैंड क्या? इंपीरियल कंट्री है जो उस पर रूल करता रहा। तो इस टाइम तक जो हम लोग 20th सेंचुरी या 19th सेंचुरी में इंटर करते हैं, इस टाइम इंग्लैंड के पास बहुत सारे टेरिटरी थे, बहुत सारे क्लोनिकल कंट्री थे जिसपे वो कंट्रोल करके लार्ज रिसोर्स वहां का यूज करता था। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, यूरोप में एक रीजन है जिस रीजन पे कंट्रोल के लिए यूरोपियन जो डिफरेंट कंट्री थे आपस में फाइट करते थे। वो रीजन का नाम क्या? उस रीजन को हम लोग बाल्कन रीजन कहते हैं। ठीक है। तो बाल्कन रीजन है कहां पर? अगर हम यूरोप का मैप देखते हैं, यूरोप का लोअर पार्ट में जाते हैं, साउदर्न पार्ट में, तो वहां पे मेडिटेरियन से है। ठीक है। जहां पर वो एशिया के साथ, जहां पे वो अफ्रीका के साथ, और जहां पे यूरोप, तीनों का जो कॉमन लैंड है, मेडिटेरियन सी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था उस टाइम। किस बात के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट था। अटलांटिक ओशियन से मेडिटेरियन से आफ्टर स्वेज कैनाल डायरेक्टली इंटर कर जाते थे रेड सी और उसके बाद अरेबियन सी में। यानी कि यूरोप को कनेक्ट करने का एशिया के साथ एक इंपॉर्टेंट रूट था मेडिटेरियन से, और वहां से कोई शिप क्रॉस करती थी तो जिस कंट्री का कंट्रोल रहता था वहां नेवल बेसिस पे, पोर्ट पे, उसको टैक्स देना पड़ता था। इनकम का एक बड़ा क्या था? सोर्स था। सो उस रीजन पे, बाल्कन रीजन पे कंट्रोल करने के लिए आपस में कंट्री फाइट कर रहे थे। वो फर्टाइल लैंड भी था, बाल्कन वाला जो रीजन था वो फर्टाइल लैंड था। उस कंट्री अगर हम लोग लेंगे तो क्रोएशिया है, रोमानिया है। ठीक है। क्रोएशिया है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, हर्जेगोविना है, ये सब कुछ कंट्री, इंपॉर्टेंट कंट्री है बाल्कन रीजन पे। इसी पे कंट्रोल करने के लिए यूरोप की जो पावरफुल नेशन थे वो फाइट कर रहे थे। एग्जांपल के लिए इंग्लैंड लेंगे, रशिया लेंगे। ठीक है। ये सब आपस में कंट्री क्या कर रहे थे? आपस में एक फाइट कर रहे थे। ऑस्ट्रिया, हंगरी जो थे आपस में फाइट कर रहे थे। ये कंट्री किस चीज के लिए? ताकि हमको जो नेवल बेसिस है, जो पोर्ट है, उस पर कंट्रोल कर ले। वो एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट रीजन था, तो वहां से उनको ज्यादा से ज्यादा टैक्स मिलेगा। ये बाल्कन रीजन का कॉन्फ्लिक्ट ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंपॉर्टेंट रीजन था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पूरा उसका इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड पे पड़ा था। बट हम एक चीज क्लियर जानते हैं, इसका सोर्सेज जो था, कहाँ की कंट्री आपस में एक दूसरे के सामने फाइट कर रहे थे? ये यूरोप के कंट्री थे, एक दूसरे के सामने फाइट कर रहे थे। पूरा वर्ल्ड इसमें इसलिए इन्वॉल्व हो गया क्योंकि यूरोपियन कंट्री, बहुत सारे कंट्री पे क्लोनिकल कंट्री था, तो यूरोप की तरफ से उनके क्लोनिकल कंट्री लड़ रहे थे, जिसके चलते वर्ल्ड वाइड वॉर हो गया। नहीं तो ये यूरोपियन वॉर था। ये आपको कर दिया है। इंपॉर्टेंट रीजन था किस चीज के लिए? तो ज्यादा से ज्यादा वो टेरिटरी गेन करना चाहते थे। इंपॉर्टेंट रीजन कॉन्फ्लिक्ट आर इंपॉर्टेंट रीजन फॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट जो था वही एक महत्वपूर्ण कारण था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। यूरोपियन पावर फाइट अमंग ईच अदर फॉर ट्रेड एंड क्लोनिस एज वेल एज नेवल एंड मिलिट्री माइट। मिलिट्री पावर के लिए, नेवल के लिए, क्लोनिस फॉर्म करने के लिए, ठीक है, और ट्रेड पे कंट्रोल के लिए यूरोपियन कंट्री जो थे आपस में फाइट कर रहे थे। ठीक है। इस तरह से पार्ट 5 में आपका ये चैप्टर भी खत्म होता है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे रिवीजन क्लास में, जिसमें कि पूरा जो 5 पार्ट है इसको कम टाइम में एक रिकॉल कराएंगे, आपको एक फास्ट रिकॉल कराएंगे।
ओके, सो ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, ठीक है, एसएसटी पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।